रागिनी का यह अजीब व्यवहार देखकर रियान के मन में एक बेतुका सा ख्याल आया, मगर उसने तुरंत खारिज कर दिया। मुमकिन ही नहीं था, जो वो सोच रहा था वो मुमकिन हो ही नहीं सकता था। उसने रागिनी की पूरी जानकारी निकाली थी। अगर ऐसा कुछ होता तो उससे छुप कैसे जाता। रागिनी रियान को देखकर बोली, फिलहाल के लिए इस बात को छोड़ दो, मैंने खाना खा लिया है और आप बाहर जा सकते हैं। रियान उसकी बात से एक पल के लिए अवाक हो गया। उसकी ये लड़की उसे उसके कमरे से बाहर जाने के लिए कह रही थी। सही है, वो चुपचाप बाहर चला गया, वरना उसे डर था कहीं वो एक बार फिर तलाक की बात करना न शुरू कर दे। उसके जाने के बाद रागिनी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे से सट कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू से उसके साथ इन दिनों इतना कुछ हो गया था, मगर वो एक बार भी नहीं रोई थी। उसके ने घुटनों के बीच अपना सर छुपा लिया। रियान की बातों ने उसके पुराने जख्मों को कुरेदने पर मजबूर कर दिया। वही शब्द, हूबहू बिल्कुल वही शब्द बोले थे उसने आज। उसे खुद भी नहीं पता चला कब वो धीरे धीरे सिसकने लगी। उसे कुछ पुराने दृश्य नजर आने लगे। सीन 1। एक फूलों के बीच एक बने झूले पर युक्ति बैठी 12 साल की आराम से झूल रही थी। तभी लगभग 14 साल का लड़का उसके पीछे से जोर जोर से झुलाने लगा। उसे बहुत ही मजा आ रहा था। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे धीरे से झूला झुलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जब वो लड़का उसके झूले को पीछे से धक्का देने लगा तो वो खुश हो गई। सीन 2। जब वो 14 साल की थी तो थक के अपने सामने खड़े खतरनाक गेंडे को देखकर बोली, मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं मार पाऊंगी। उसमें भागने की हिम्मत नहीं बची थी। उस वक्त युक्ति एक आध्यात्मिक साधक बनने के आधा कदम दूर थी और एक असली साधिका साधक रैंक के जानवर से लड़ने चली गई थी। उसने उसे हरा दिया था, मगर न जाने वहाँ कहीं से एक और उसके जैसा ही गेंडा आ गया था। बोलने में ज़्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन असल शक्तियों में बहुत ही फर्क होता। ऊपर से एक गेंडा होने के कारण उसकी स्किन की परत भी काफ़ी मोटी थी। एक आध्यात्मिक साधक होने के बाद भी उसे लड़ना आसान नहीं होने वाला था, और एक से लड़ने के बाद उसमें जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। तब अचानक न जाने वो लड़का कहाँ से आ गया, उसे बचाकर वहाँ से ले गया। उससे काफ़ी चोटें आई थी, मगर उसने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और उसकी चोटों के लिए उसे उनके बीच से छुटा ले गया। सीन 3। युक्ति बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं के सूखने के निशान थे। उसका शरीर काफी बुरी तरह से जख्मी था। उसकी आंखों में घोर उदासी और निराशा के भाव थे। उसके बगल में एक आदमी राजसी पोशाक पहने हुए उसके पिता बैठे हुए थे, और वो उसका हाथ प्यार से सहलाते हुए बोले, भूल जाओ मेरी बच्ची, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। शायद यही तुम्हारी नियति थी, शायद तुम्हारे लिए कोई और ही बना होगा। अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर वो तुरंत उसके गले लग गई, जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। मैंने आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, ना सिर्फ इतना बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उसके मन में जितना भी दुख और अपराध बोध था, उसने सब अपने आंसुओं के जरिए बहाना शुरू कर दिया। उसके पिताजी उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, मेरी सयानी गुड़िया, जब तक मैं हूँ तुम्हें इस साम्राज्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद का ध्यान रखो और खुद को ठीक करो। इस साम्राज्य की अगली रानी तुम ही तो बनना है, तो इसके लिए उस धोखेबाज को भूल जाओ कि तुम उसे कभी जानती थी या फिर उसे कभी मिलती। युक्ति ने अपना छोटा सा सिर उठाया और अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ बिल्कुल, मैं आपके भरोसे पर खरी उतरूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं उसे भूल जाऊंगी। आज के बाद कभी उसे मिलने तो छोड़ो, उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करूंगी। उससे प्यार करना मेरी गलती थी, मेरी बेवकूफ़ी थी, जो मैं अब उसका घिनौना चेहरा नहीं देख पाई। रागिनी ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया, क्यों याद कर रही हूँ मैं उसे, वो इस काबिल नहीं था कि मैं अपने कीमती आंसू उस पर बर्बाद करूँ। वैसे भी अब मैं युक्ति नहीं हूँ, अब मैं रागिनी हूँ और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। भूल मत उस वक्त उसने क्या किया था तेरे साथ। रागिनी खुद को समझा रही थी। वो वहाँ से खड़ी हुई और अपने आंसुओं को बेतरतीब तरीके से पोंछते हुए बोली, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे पिताजी, और महारानी गीता ने आपके साथ कुछ भी न किया हो। उसने इसके बाद वह बिस्तर पर लेटकर सो गई। सोते वक्त उसने एक बड़ा ही अजीब सा सपना देखा। पूरे आसमान में घना काला अंधेरा और उसके बीच एक आँख। ऐसा लग रहा था वो आँख उसे खींचने की कोशिश कर रही है। रागिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उठना चाह रही हो लेकिन उठ नहीं पा रही हो। वो खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। तभी उसे अंधेरे कमरे भरे आसमान में दो रोशनियां नजर आई, पर इससे पहले वो कुछ और देख पाती उसका सपना टूट गया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके माथे पर पसीने की पूरी परत जम गई और उसका पूरा शरीर जैसे काँप रहा था। रागिनी अविश्वास से बोली, ये मैंने क्या देखा। रागिनी हांफते हुए उठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसका शरीर अभी तक काँप रहा था। वो 2 कदम चलते ही लड़खड़ा कर गिरने लगी, मगर खुद को बिस्तर के सहारे गिरने से रोक लेती है।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को सारी जान चूस ली हो। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो आंखें जो उसे देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खींच ली गई हो। जब उसका शरीर का अपना बंद हो गया तब जाके वो फिर से खड़ी होती है और अपने चेहरे पर छींटे मारती है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा गर्म लग रहा, शायद उसे रोने के कारण थोड़ा सा बुखार हो गया था। रागिनी को अपने इस नए शरीर पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों अंदर से अभी भी ये कमजोरी था। वो खिड़की के बाहर देखने लगी। अभी लगभग शाम हो चुकी थी, मगर रात होने में अभी थोड़ा सा वक्त था। मगर वो महल की खिड़की से बाहर निकल गई। निकलने से पहले उसने एक कागज पे कुछ लिख कर बिस्तर पर रख दिया और कमरे का दरवाजा उसने भी खोल दिया था। बस किसी के भी बाहर से धक्का देने की जरूरत थी। पता नहीं रागिनी के दिमाग में क्या चल रहा था, मगर उसने न तो रियान को बताया न ही रुहानिका के आने का इंतजार किया। आसमान में पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद रुहानिका सीधे रियान के कमरे में खिड़की के पास आई। वो रुहानिका वाले रूप में ही थी। पूरा कमरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे वहाँ पर एक कागज नजर आया जिस पे लिखा था, मेरा इंतजार मत करना, अगर किस्मत रही तो सीधे सोमन शहर में मिलते। रुहानिका की पूरी अभिव्यक्ति अजीब सी होगी। उसने एक दासी का भी इंतजाम कर लिया था तो रागिनी की जगह लेती, मगर रागिनी गायब कहाँ हो गई और ये सोच क्या रही थी। अगर किसी ने भी इसकी जगह लिए बिना गायब होगी तो पूरे साम्राज्य में न जाने कितनी बातें फैल जाएंगी। ये लड़की सोच क्या रही थी। रागिनी वापस दक्षिणी महल नहीं गई होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रास्ते में या फिर महल से निकलते वक्त उसे जरूर मिलती। शायद वो कहीं और ही गई होगी। तभी उसे किसी के आने का एहसास हुआ तो रुहानिका ने तुरंत रागिनी का वेश धारण कर लिया। तभी एक दासी बाहर से आई, राजकुमारी बाहर खाना तैयार है, कृपया करके हमारे साथ चलिए, मामीम आपका इंतजार करे। रुहानिका अपनी आईज रोल करते हुए सब सुन रही थी। वो एक स्माइल के साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। रुहानिका रियान को अपनी जगह पर बैठे देखती है। यहाँ कोई भी उन दोनों के अलावा नहीं था। वो दासी उसे रास्ता बताकर खुद पहले ही गायब हो गई थी। वो झुककर रियान के सम्मान देते हुए वहां बैठ जाती है, मगर रियान की आंखों में हमेशा की तरह ठंडक बरकरार थी। रुहानिका खाने का एक निवाला खाने वाली थी। रियान के अगले शब्द उसके गले में ही अटक गए। रियान ने भावीन आवाज में कहा, रागिनी कहाँ पर है। इन 3 शब्दों से रुहानिका का खाना गले ही में ही अटक गया। वो हंसते हुए बोली, बिल्कुल रागिनी के जैसे ही बोली, मामीम आप भी कैसा मजाक कर रही हैं, आपको मैं नजर नहीं आ रही क्या। मैं ही तो हूँ रागिनी, लगता आपकी आंखें खराब हो गई और लगता तुम्हें अपनी शक्ति और एक्टिंग की काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा। अभी रियान उस पर तंज कसते हुए कहा। रियान की बात सुनकर उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। फिर गुस्से से बोली, वो अपने असली रूप में आ गई, एक छोटी सी बच्ची के रूप में। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मेरी बेइज्जती करने का एक भी आपको नहीं है। रियान ने उसकी पूरी बात इग्नोर कर दिया और बोला, यहाँ क्या कर रही हो। अभी भी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, पहले मुझे बताओ पहचाना कैसे। मगर फिर रियान को शांति से बिना कुछ बोले खाते देख उसने ही बात करना शुरू कर दिया और बोली, तैयारी कर लीजिए अपनी असली बहन को वापस लाने का, क्योंकि मुझे मेरी पूरी शक्तियों को वापस हासिल करने का उपाय मिल गया है। उसके बाद आपको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तुम्हारी बहन वो असली रुहानिका जिंदा भी है या नहीं। रियान के हाथ एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, जिंदा, उसकी तुम चिंता मत करो। फिर रियान का वही पुराना सवाल। रागिनी वापस महल चली गई। रवि ने बस हम कर दिया, उसे पूरी बात नहीं बताई। तो अभी उसने सवाल का जवाब पूछते हुए बोली, अब बताओ मुझे पहचाना कैसे। मैंने पूछा, बताओ। अरे बताओ, मुंह में दही जम गया है क्या। मगर इससे पहले वो कुछ बोल पाती, क्योंकि उसके गले में कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ वही कर सकती थी क्योंकि रियान ने उसका मुंह बंद कर दिया था। वो मन में कोसते हुए बोली, अपना जवाब मिल गया तो मुझे चुप करा दिया, देख लूंगी एक दिन मैं भी। रियान उसके एक्सप्रेशन को देखकर ही बता सकता था, वो अपने मन में पक्का उसे ही कोस रही है। रात घनी हो चुकी थी। घने अंधेरे के बीच रागिनी बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े और हाथों में एक अजीब सा निशान हवा में बनने लगा। एक चमकीली सुनहरी रोशनी के साथ वो निशान एक सिक्के में बदल गया।